नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनमराव। दिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को लेकर एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मरवाही विकासखंड के ग्राम निमधा की निवासी राजेश नंदिनी आर्मो को महिला मोर्चा का महामंत्री नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति को संगठन को मजबूती देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खबर गुरेला पेड्रेला मारवाही से है, जहां मारवाही विकासखंड के ग्राम निमिधा निवासी राजेश नंदिनी को महिला मोर्चा का महामंत्री नियुक्त किया गया। वर्तमान में वे जिला पंचायत सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं और क्षेत्र में सक्रिय जनप्रतिनिधि के तौर पर पहचानी जाती हैं। उनकी नियुक्ति को महिला सशक्तिकरण और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस घोषणा के बाद गांव सहित आसपास के क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिला है। ग्रामीणों और समर्थकों ने उन्हें बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी और आवाज को और मजबूती मिलेगी। इस मौके पर हमारे संवाददाता हरीश कुमार मांडवा ने राजेश नंदिनी से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि वे महिलाओं के अधिकार, आत्मनिर्भरता और संगठन को गाँव-गाँव तक सशक्त करने के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगी। साथ ही उन्होंने महिलाओं को सामाजिक और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने पर विशेष जोर देने की बात कही है। यहाँ जो बहू है, जो हमारे निमधा वाले बहू, हमारे जो शादी का बड़े वाले छोटा बहू, बहुत अच्छा लगता है, खुशी भी लगता है, धन्यवाद, बड़ी अच्छा भी लगता है। महामंत्री जो बने हैं जिला सदस्य। अभी जो हमारे जिला महिला मोर्चा में महामंत्री के रूप में नियुक्त हुई हैं हमारे क्षेत्र के जिला जनपद सदस्य राजेश नंदिनी जी, वो उनके सरल स्वभाव के कारण पार्टी ने बहुत अच्छा जगह में उनकी नियुक्ति की है। हमें विश्वास है कि वो हमारे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत अच्छा काम करेंगी। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं हरीश मारवा, हर खबर छत्तीसगढ़ के लिए। और आज आए हैं जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही और यहां पर जिला पंचायत सदस्य जो कि महामंत्री के रूप में महिला मोर्चा से चुनी गई हैं और ये है राजेश नंदिनी आर्मो। आइए उनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, किस तरह से ये संगठन को आगे बढ़ाएंगी और भी बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं राजेश नंदिनी आर्मो, जिला पंचायत सदस्य। मैं आज सबसे पहले मैं प्रदेश संगठन को धन्यवाद देना चाहूंगी। प्रदेश संगठन अध्यक्ष किरण देव शाह जी, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन शाह जी व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती विभा अवस्थी जी, प्रदेश संगठन का भी, और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, मैं उन्हीं विजनों के साथ मैं जन जन तक जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि आज महतारी वंदन हो, चाहे आवास की बात करें या राशन कार्ड धारी हो, तो महिलाओं को ही प्राथमिकता दिया जा रहा है। मैं उन्हीं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का सतत मेरा प्रयास रहेगा सर। और देखा जाए तो मेरे को राजनीति में जो लाने का मकसद है वो मेरे परिवार से ही है। क्षेत्र से है, आदिवासी परिवार से है, जो कि लगता है कि पिछले समय में बहुत पिछड़ी हुई जनजाति मानी जाती है, लेकिन आज आगे बढ़ चुकी है क्योंकि केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं चल रही हैं, ये योजनाएं उन तक पहुंच रही हैं। आप हमारे दर्शकों तक आपने इन सब बातों को पहुंचाया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना आज मुझे सुनहरा अवसर मिला है। तो मैं आप सबको या प्रदेशवासियों को या दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी सर। तो दर्शकों, आपको मिलाए श्रीमती राजेश नंदिनी आर्मो, आप हैं महिला मोर्चा महामंत्री, जिला पंचायत सदस्य भी हैं, जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में। हर खबर छत्तीसगढ़ के लिए गौरेला, पेंड्रा, मरवाही से मैं हरीश कुमार माड़वा। बहरहाल राजेश नंदिनी की नियुक्ति से क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। संगठन को उनसे मजबूत नेतृत्व की अपेक्षा है। ब्यूरो रिपोर्ट।
कांकेर जिले के दुर्गकोंदल ब्लॉक से अवैध रेत उत्खनन का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। नियमों को ताक पर रखकर हो रहे रेत उत्खनन से जहां ग्रामीणों में भारी नाराजगी है, वहीं विभागीय चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। विरोध के बीच अब यह मामला धमकी और थाने तक पहुंच चुका है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले से है, जहां ब्लॉक में लंबे समय से अवैध तरीके से रेत उत्खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि दिन दहाड़े नदियों और नदी किनारे से रेत निकाली जा रही है, लेकिन जिम्मेदार विभाग आंख मूंदे बैठे हुए हैं। लगातार शिकायतों और विरोध के बावजूद अब तक किसी ठोस कार्रवाई नहीं होने से रेत तस्करों के हौसले बुलंद है। अवैध उत्खनन के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, वहीं गांव की सड़कों पर भारी वाहनों की आवाजाही से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे क्षेत्रवासियों में गहरी नाराजगी है। इसी मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने बैठकर प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामला तब और गंभीर हो गया जब कांग्रेस ब्लॉक के पूर्व अध्यक्ष शोभ सिंह को कथित रूप से धमकी मिलने की बात सामने आई। इसके बाद विवाद ने उग्र रूप ले लिया और मामला थाने तक पहुंच गया। अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ आवाज उठाने वालों को डराने की कोशिश की जा रही है। क्षेत्रवासियों की साफ मांग है कि अवैध रेत उत्खनन सहित अन्य गैर कानूनी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इलाके में कानून का राज कायम रह सके। हमें तो बहुत सब आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ पे 5 वर्षीय क्षेत्र जो चलते हैं, हम अपने अधिकार की जब बात करते हैं तो बड़े जो अधिकारी होते हैं वो हमें हमारे जैसे समाज के व्यक्ति को दबाया जाता है यहाँ पे, और एक ऐसा दबाया जाता है जब हम अपना अधिकार जैसा देख रहे हैं, जबकि हमको पता है 5 वर्षीय क्षेत्र में ग्राम सभा पारित होता है। ग्राम सभा जो निर्णय देगा तो ही होगा। ग्राम सभा का क्या है, अभी इस रोड को देखिए, रोड में हो रही स्थिति क्या है, 8 टन का रोड है। 8 टन का रोड में आप 30 टन का रोड चलाओगे, गाड़ी चलाओगे, हाईवे चलाओगे, नहीं है ना। और इस घटना पर अगर हमारे व्यक्ति अगर बोल रहे हैं कि इसमें अगर क्षमता के हिसाब से रोड गाड़ी नहीं चल सकता। ये रेत खनन के बारे में आज जो है ना रैली प्रदर्शन है या धरना प्रदर्शन में हम लोहत्तर में बैठ रहे हैं। अब बैठने के बाद एक जो है अपना जो जनप्रतिनिधि है, मजदूर किसान है, अपना अधिकार और अपना पूंजीपति के लिए लड़ रहा है, और जो दुरुपयोग हमारे जो क्षेत्र का माल नहीं जाना चाहिए ऐसे कह के अपना अल्टीमेटम दे दिया शासन प्रशासन को। उसके बाद भी एक खदान चालू था, उस खदानों के बारे में शासन प्रशासन को शोभ सिंह आंचला ने बोला, उनको शासन प्रशासन का जो एसओपी या मैंने थाने सही है। आज प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत अपन लोहत्तर पंचायत में जो सड़क बने हैं वो कर क्षमता सिर्फ 8 टन के हैं, और बड़े बड़े हाईवा के माध्यम से हमारे जाड़े खुर्से से लेकर अपन लोहत्तर तक लगभग 8 से 10 किलोमीटर की दूरी के बीच में अपन बड़े हाईवा जो 60। जब मैं करीबन 10-15 दिन के पहले में कम से कम हमारे दुर्गकोंदल ब्लॉक में 6-7 अवैध रूप से रेत खनन चल रहा था, इसके बारे में ज्ञापन दिए थे, जिसमें प्राय सभी बंद हो गए, सिर्फ डंडई खेड़ा का बचा था। उसके लिए हम अपने कुछ साथियों के साथ 5 तारीख को ज्ञापन दिए कि सिर्फ डंडई खेड़ा का क्यों बचा है। कुछ न कुछ हमारे भाजपा के नेता और सत्ताधारी और जो कहना चाहिए उच्च अधिकारी को संरक्षण में चल रहा है, तभी वहाँ का अभी तक रेत नहीं बंद हुआ है। तो हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे, जिसमें सिर्फ हाईवा अवैध रूप से ले जाएंगे उसी को रोकेंगे। इस टाइप का हम लोगों ने एक ज्ञापन तहसीलदार को भी दिए हैं, एसडीओपी को भी दिए हैं और थाना प्रभारी को भी दिए हैं। उसके बाद थाना प्रभारी के पास फोन आया, दिन के अंदर में यदि एसडीओपी की नहीं हटाते तो मैं खुद अनशन में बैठूंगा, यदि नहीं होगा तो मैं अगनगना सीधा एसपी कार्यालय तक। रेत माफिया किस तरह से नदी का सीना चीर रहे हैं, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। वीडियो हम देख सकते हैं कि इस तरह से जो नदी है उसमें जो रेत का उत्खनन जो किया जा रहा है, देख सकते हैं इधर आप किस तरह से नदी का जो सीना को जो चीरा जा रहा है। यहाँ पर इस वक्त हम जाड़े खुर्से के नदी में मौजूद हैं, कोटी नदी पे, जहाँ पर जो रेत माफिया, अभी दिन का समय है तो यहाँ पर तो ऐसा कोई हाईवे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये रास्ता और ये जो इस तरह से जो बनावटी है ये साफ गवाही दे रहा है कि यहाँ पर रेत में रात में जो है रेत का जो अवैध उत्खनन भारी मात्रा में किया जा रहा है। इस दिशा से आप देखेंगे कि नदी के बीचों बीच इस तरह से रास्ता बना है और पीछे काफी दूर तक रेत का किस तरह से निकाला जा रहा है, और एक छोटा तंबू जो बनाया गया है रात में, यहाँ पर जो लोग होते हैं रेत माफिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते होंगे, यहाँ से निगरानी करके
यहाँ पर पूरा इस तरह से जो देख सकते हैं नदी के इस किनारे पे ये रास्ता बना है, जहाँ से जेसीबी जो गाड़ियां होती हैं वो यहाँ आती हैं और हाईवा के माध्यम से डालकर रात में दूसरे जो जिले हैं उन जिलों पर यहाँ से जो रेत का परिवहन किया जाता है। इधर भी देख सकते हैं आप काफी दूर तक इस तरह से नदी के बीचों बीच ये रास्ता का भी बना हुआ है और यहाँ से जो हाईवा है गाड़ी उसके आने जाने के लिए रास्ता का निर्माण किया गया है। और नदियों में इस तरह से देख सकते हैं कि इधर जितने गड्ढे हैं ये साफ गवाही दे रहा है कि रेत को किस तरह से जो यहाँ पर रेत माफिया निकाल रहे हैं, क्योंकि लगातार ध्रुवकुंडल क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन को लेकर हमेशा आंदोलन होते रहे हैं। बात चाहे जो ग्रामीण है वो भी लगातार इनकी शिकायत लेकर तहसील ऑफिस, एसडीएम ऑफिस पहुंचते रहते। देख सकते हैं नदी का वो उस किनारा है, यहाँ इस किनारे पे जो है दो जेसीबी यहाँ पर खड़े हैं और इन जेसीबियों से जो मशीन है इन मशीनों से ही रेत का जो है उत्खनन यहाँ पर किया जाता है। और क्षेत्रवासी ये भी बता रहे थे कि रात का समय अधिक समय तक जो गाड़ी चलती है जिसकी वजह से लोग आराम भी नहीं कर पाते, ऐसा भी है। और ये दो यहाँ पर चैन माउंटेन देख सकते हैं, यहाँ पर चैन में यहाँ पर जिस तरह से रेत भी है, साक्ष्य ये बता रहा है कि नदी से ही बाहर निकाला गया है, क्योंकि लगातार विरोध जता रहे हैं। ले आज शायद हो सकता है सूचना मिला हो कि लोग यहाँ पहुंचेंगे यहाँ करके, तो नदी से इनको बाहर रखकर जो है नदी के इस दूसरे किनारे पर यहाँ पर दो चैन माउंटेन यहाँ पर रखा गया है। हमारे साथ आंचल जी भी हमसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आप लगातार विरोध भी करते आ रहे हैं और यहाँ पर दो जैसे भी यहाँ पर खड़े। इसी पर्दा को छिपाने के लिए दो जेसीबी का पर्दा छुपाने के लिए गांव वालों को उकसाकर रेत दलाल और एसडीओपी के द्वारा मेरे प्रति एफआईआर दर्ज करवाया गया है। आप जीता जागता आपके समक्ष है, देख लो कि नजारा क्या है। ये शासन कुछ कहता है, प्रशासन कुछ कहता है। आप देखो स्थिति यहाँ पर यही है, एकदम स्थायी प्रूफ। वाकई ये यथार्थ है, यहाँ पर दिख रहा है कि लोग आरोप प्रत्यारोप कुछ भी लगाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पे आप जाके देखेंगे तो वहाँ पर यहाँ का ऐसा स्थिति पता समझ आएगा कि आखिर इस जगह पे हो क्या रहा है। दो जेसीबी यहाँ पर जिस तरह से उत्खनन कार्य करा जाए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रतिदिन जो है कितना टन जो है कितने हाईवा से जो है रेत का परिवहन यहाँ पर किया जाता रहा होगा। और प्रतिदिन क्योंकि काफी समय हो गया, लगभग कितना समय हो गया मुझे आप समझना चाहेंगे, लगभग कितना समय हो रहा है यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य यहाँ पर लगातार किया जा रहा है? ये करीबन 3 माह हो चुका है। 3 माह तक की जारी है और इसके बारे में बीच बीच में हम लोग ज्ञापन देते थे, लेकिन प्रशासन हमेशा नजरअंदाज कर देते। और क्या है 6-7 जो अवैध था ना उसको बंद करके सिर्फ एक डंडे खेड़ा का चालू कराए हैं, जिससे जो ठेकेदार, जो अवैध रेत ठेकेदार और जो प्रशासन कुछ एसडीओपी को फायदा पहुंचाने के लिए इस टाइप के काम किए हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन इसमें लिप्त है, तब एक अवैध खदान को चालू करके बाकी को बंद कराया गया है। सीधा मेरा अनुमानित हम बात करें तो कितना प्रतिदिन के हिसाब से समझने की कोशिश करें कितना यहाँ से निकल जाता है? अब प्रतिदिन के हिसाब से तो यहाँ नाइट पे ही गाड़ी चलता है और कभी कभी तो 40 से 45 गाड़ी रात भर निकलना शुरू होता है और कभी तादाद भी बढ़ जाता होगा। अभी भी हम देख सकते हैं रोड में गाड़ी खड़ी है, अभी भी 7 गाड़ियाँ। तो ये गाड़ियां तो है रास्ते पे लगा है, जेसीबी लगातार यहाँ पर दो जेसीबी भी हैं और जो हाईवा गाड़ी है उनसे भरकर जो है अधिक मात्रा में, क्योंकि हमने गाड़ी का चेक भी किया तो वहाँ पर नंबर जो है उनका 08 था, जो कि नांदगांव पासिंग है। और दादा आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से आप देख रहे हैं दो जीपीसी यहाँ खड़ा है और यही रेत की खतील हमारे जो लोग बोलते हैं तो शासन प्रशासन एसडीओपी धमकी दे रहा है और यो जो है ना बाकी 6-7 खदान बंद हुआ है और बंद होने के नाते आज यहाँ निरीक्षण में आया तो ये जो जीपीसी नदी से बहुत दूर खड़ी हुआ है और वो मैंने आप हाईवे में गाड़ी लोग वहाँ जो है ना पूरा रोड में खड़े हैं और इसी बात को यदि कोई हमारे हितग्राही बोलता है तो उनको जान सहित मारने की धमकी देता है, पैर तोड़ने की धमकी देता है। हमारा अधिकार हमारे मैंने देहात एरिया का हमारे आचार विचार से होना चाहिए। बस शासन का जो मटेरियल किसी को पूछना ना जांचना उन्हीं का अधिकार हो गया क्या? जल जंगल जमीन तुम्हारा है कहता है अधिनियम और जो मैंने शासन के आधार पे 6ठी अनुसूची के तहत। तो इतने हम लोग विदेशी घुसपैठी जाएगा तो हम यहाँ का जीवन यापन कैसे करेंगे? ये बात करेंगे तो सही है। जो यहाँ से जो है जिस तरह से उत्खनन किया जाता है क्षेत्र के लोगों को जानकारी देती है, जब बात आवाज उठाया जाता है कि किस तरह से इस तरह से जो अवैध काम हो रहे हैं तो उन पर जो है जान से मारने की धमकी इस तरफ से प्रशासन की तरफ से मिला जा रहा है, ऐसा बोले। क्योंकि ताजा मामला याचल जी को है, इन्होंने जिस तरह से बताया कि इनको धमकी मिला गया है, जिस तरह से देख रहे हैं लगातार यहाँ अवैध उत्खनन तो हो ही रहा है, क्या कुछ? मेरे कहने के मतलब ये है, अभी जो कल जो पंचायत के द्वारा प्रेस वार्ता और एफआईआर दर्ज दिया गया है जिसमें कहा गया है कि हम ग्राम सभा के सहमति के यहाँ से रेत खनन
ट्रैक्टर के माध्यम से करवा रहे हैं, हितग्राहियों से लोडिंग करवा रहे हैं, इस टाइप का उनका कहना है। और स्पष्ट उनके जो एफआईआर में कागज में अंकित भी है। और उस हिसाब से हम पंचायत से और प्रशासन से निवेदन करेंगे कि वो ग्राम सभा हम पंचायत की नहीं, ग्राम सभा का प्रस्ताव चाहिए, जिसमें फोटोकॉपी और उसमें 51% उस गांव का 51% लोगों का सहमति होना चाहिए तब। और सहमति होने के बाद भी शासन के द्वारा पर्यावरण और माइनिंग विभाग से उसको एनओसी या लाइसेंस मिला है, तभी रेत खनन किया जा सकता है पंचायत के द्वारा, नहीं तो नहीं, अवैध माना ही जाएगा। ये रेत अधिनियम और वन अधिनियम में स्पष्ट रूप से भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के नियम अनुसार है। तो इनको कहना है कि जो बात कहा गया है उनका इनको साक्ष्य भी यहाँ पर देना होगा। और लगातार देख रहे हैं कि यहाँ पर दो जेसीबी भी यहाँ पर खड़ी हैं। अभी अब किस तरह से आगे का रणनीति रहेगा, किस तरह से आप लोग इस पर रोक लगाएंगे? निश्चित तौर पर क्षेत्र के लोगों में, हमारे युवा साथियों में काफी आक्रोश है इसको लेकर के। और हम समझते हैं कि ऐसे अवैध तरीके से जो रेत खनन लगातार चलता रहेगा तो आने वाले हमारे भविष्य के लिए हम क्या करेंगे। भविष्य में हमारे निर्माण के लिए यहाँ पे कभी रेत नहीं मिलेगा। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है अरपा नदी। जहाँ तक आप अगर उधर गए होंगे तो अरपा नदी में रेत का एक कण भी नहीं है आज के डेट में, पूरा का पूरा मिट्टी है। और हम नहीं चाहते कि हमारा इलाका भी ऐसा बंजर हो। आने वाले समय में यदि हमको इसको संरक्षण करके रखेंगे तभी हम आगे हमारे भविष्य को हम वो हस्तांतरित कर सकते हैं। और अभी पूर्व में भी हम लोग और कई जगह यहाँ से पिछले सत्र में भी निकाला जा रहा था। उक्त जगह में आज अगर रेत देखते हैं तो वहाँ पे रेत नहीं है। तो रेत निर्माण होने में इतना समय लगता है उसको बनने में, और हम धड़ल्ले से ऐसे अवैध तरीके से बाहर भेजेंगे। हमारे जिला छोड़ दीजिए, हमारे जिले में तो जा ही नहीं रहा है। लगातार यहाँ पे हाईवा के माध्यम से दूसरे जिलों में अवैध परिवहन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए भी हानि है और हमारे क्षेत्रवासियों के लिए भी हानि है। हम चाहते हैं कि इसका संवर्धन हो, संरक्षण हो। और क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी अपील करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है इस क्षेत्र का पूरी तरीके से संरक्षण में आपका योगदान हो। किंतु ऐसे अनावश्यक किसी एक व्यक्ति को टारगेट करके आप उनके ऊपर एफआईआर करेंगे और एफआईआर करने के बाद आप पैसा उगाही का अनर्गल आरोप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये गलत है। और चलिए ठीक है, हम मानते हैं हो सकता है कि वो हम क्षेत्रवासियों के तर्क के अनुसार हम ये सोचे कि पैसा मांगे भी, तो पैसा क्यों सरपंच को मांगेंगे, पैसा क्यों वहाँ के आम व्यक्ति को मांगेंगे। अगर पैसा मांगना होगा तो रेत माफिया को मांगेंगे ना, कायदे से जो रेत लेके जा रहा है उसको मांगेंगे। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को क्यों मांगेंगे भाई, वो भी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं। लगातार 3 पंचवर्षीय वो ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष रहे हैं और किसी क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के साथ वो दुश्मनी नहीं लेना चाहेंगे। अगर ऐसा होगा तो रेत माफिया से मांगेंगे, लेकिन इस तरह से अनर्गल तरीके से उनके ऊपर एफआईआर होना, और पूरे हमारे समाज के भी हमारे व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित हैं, अलग हमारे समाज के लोगों में भी आक्रोश है और वह भी नहीं चाहते। जंगल जमीन का हमेशा संरक्षण के लिए तत्पर रहते हैं और आगे भी हम लोग इसके लिए लगातार प्रयासरत रहेंगे। हमारे पास एक डायरी भी मिला है, इसमें मेंशन है। हाँ, आप देख सकते हैं इसमें गाड़ियों का नंबर और उसमें गाड़ी के मालिक का नंबर यहाँ पे, और कई ऐसे गाड़ियां हैं जिन पे ये डायरी पहले कहाँ पर मिला आपको? ये गाड़ी इसमें जेसीबी में से ये डायरी आपको मिला है और इसमें ये जो डिटेल बता रहे हैं ये पूरे गाड़ियों का नंबर है, गाड़ी के मालिक का नंबर है, ये नाम है ये। और इतनी तादाद में यहाँ पे गाड़ियाँ रेत लेके जा रही थी यहाँ से। कल्पना कर सकते हैं एक दिन में कितना 4 तारीख के डेट पे देख सकते हैं। 4 तारीख के डेट पे ये इतनी गाड़ियों पे जो है 37 और ये इसमें स्पष्ट लिखा गया कि नाइट लोडिंग, मतलब कि रात को जो है ये किया जा रहा है। 14/26 और ये 14 जनवरी, मतलब जनवरी और फरवरी, 4 फरवरी। तो इस तरह से डिटेलिंग इन पे जो है डायरी पे जेसीबी जो संचालक है वो यहाँ पर नोट करते रहते हैं और किस तरह से जो जाना चाहिए रेत का कहाँ पर किस तरह से यहाँ पर। आज लेटेस्ट 7 तारीख का जो है राहुल चंद्राकर के नाम से गाड़ी नंबर है, दो गाड़ी यहाँ पे हेमंत चोपड़ा और राहुल चंद्राकर। और ये सीजी क्या है, ये 15 और ये CG 08 है ना। तो देख सकते हैं कि इस तरह से जो बाहर की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर से रेत को जो है परिवहन करते हैं और ना सिर्फ अदर जिला बल्कि अदर स्टेट में भी यहाँ से रेत का परिवहन किया जा रहा है। हमारे आने की सूचना जो है पूर्व से ही इन लोगों को हुआ था, इसी वजह से ये जेसीबी को नदी के ऊपर वाले हिस्से में लाके खड़े किए। आप अगर आप इसके
पुष्टि के लिए आप स्वयं इंजन को हाँ, छू वो करके तो दिख रहा है क्योंकि जिस तरह से नदी से बाहर आया है और चैन माउंटेन जिस तरह से यहाँ पर रेत यहाँ पर लगा हुआ है और क्योंकि नदी ज्यादा दूर पे नहीं है तो जाहिर सी बात है ये रेत ही निकालने के लिए यहाँ पर किया जा रहा है और इस लगातार जो रेत माफिया इस तरह सक्रिय हैं और क्षेत्र के लोग जब अनशन पे आते हैं अपनी बात रखते हैं तो उन पर जो है जिस तरह से आरोप लगाया जाता है या उन्हें धमकी दी जाती है तो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगते रहे हैं और स्पष्ट रूप से हम देखें कि दो जेसीबी यहाँ पर है। अवैध रेत उत्खनन का मामला अब सिर्फ पर्यावरण का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन कब तक कार्रवाई करता है या फिर रेत तस्करों के हौसले यूं ही बुलंद रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। फरवरी 2026 की शुरुआत में बीजापुर जिले में 85 लाख रुपए के इनामी 30 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिसमें 20 महिलाएं और 10 पुरुष शामिल थे। जानकारी के मुताबिक ये माओवादी साउथ सब जोनल ब्यूरो से जुड़े थे और संगठनात्मक भूमिकाओं में थे। आपको बता दें कि ये सरेंडर पूना मार्गिम अभियान के तहत हुआ है, जिसमें प्रत्येक को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। बता दें कि सरकार की पुनर्वास नीति ने इन कैडरों को हिंसक विचारधारा से बाहर निकलकर मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं बीजापुर में 2024 से अब तक 918 माओवादी सरेंडर कर चुके हैं, जबकि 1163 गिरफ्तार और 232 मारे गए हैं। ये सरेंडर नक्सलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की सफलता को दर्शाता है। आप जानते हैं आज 30 नक्सलियों ने समर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने का फैसला किया है। इस पहल का हम स्वागत करते हैं और आप लोग जानते हैं सीआरपीएफ और छत्तीसगढ़ पुलिस का पिछले कई दशकों से एंटी नक्सल ऑपरेशंस में मिलकर काम कर रही है। एक तरफ जो हम लोगों ने यहाँ पर लगातार ऑपरेशंस जारी रखे हैं और जिसमें हमें कई सफलताएं भी मिली है, कई बड़े नक्सली मारे गए हैं और साथ ही साथ हम लोग दूसरे जो वैक्यूम एरियाज हैं वहां पर हम लोग फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस स्टैब्लिश करके जो दूर दराज के गांव हैं उनको मुख्यधारा में शामिल कर रहे हैं और जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उन गांवों तक पहुंच रही है और वहां के गांव के जो नक्सल्स हैं वो सरेंडर करने के लिए आगे आ रहे हैं। तो एक बार मैं फिर सभी से अपील करूंगा जो बचे हुए नक्सली हैं वो सरेंडर करने के लिए आगे आए। समय बहुत कम है। सरकार द्वारा जो डेडलाइन फिक्स की गई है 31 मार्च 2026 की, वो हमें उम्मीद है हम उसको पूरा कर पाएंगे और छत्तीसगढ़ राज्य और बीजापुर में शांति व्यवस्था कायम हो पाएगी। 5 तारीख को जो सरेंडर हुआ था उसी तारतम्य में आगे और आज 30 लोग हमारे पास सरेंडर के आए थे, जिसका आत्मसमर्पण किया गया है। 30 में से जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो नेशनल पार्क एरिया कमेटी के जो सचिव है मंगी पूनम और उसके साथ उसका हस्बैंड जो बीजू करटम जो है वो काफी लंबे समय से उस क्षेत्र में थे। उसके साथ में काफी सारे जो है पार्टी मेंबर्स ने सरेंडर किया है और इस प्रकार कुल 85 लाख के इनामी माओवादी आज सरेंडर किए हैं, जिसमें 20 महिला और 10 पुरुष माओवादी हैं। इसके साथ में कुछ एक्सप्लोजिव भी हमने इनके माध्यम से बरामद किया है और जिसको आज हम लोग दिखा रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि नेशनल पार्क एरिया जहाँ सिक्योरिटी वैक्यूम था वो फील हो रहा है, वहाँ डेवलपमेंट पहुंच रहा है और लोग सरेंडर्स के लिए आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो 5 तारीख को जो हथियार के साथ में आत्मसमर्पण किए थे उसमें और 30 लोगों ने आज आत्मसमर्पण किया है और मुख्यधारा में जुड़ने का संकल्प लिया। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।